हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अपना पार्ट थर्ड चलेगा। इसके अंदर अपन देखो जनन की प्रक्रियाएं पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं सारी पढ़ चुके हैं। आपने यदि क्लास देखी है तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट आया होगा, और नहीं देखी है तो देख लेना। उसी में कल अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, वो पूरा अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद देखो आज अपन पढ़ते हैं मानव जनन में मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आज अपन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा के शरीर में पाए जाने वाले जनन अंगों को सम्मिलित रूप से मादा जनन तंत्र में शामिल किया जाता है। मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंगों को शामिल किया जाता है उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो मैं कहूं कि प्राथमिक जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है वो तो बेटा जी होता है अपना क्या, अंडाशय। ठीक है, ओवरी। ओके, दूसरी बात करें अपन सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंगों की यदि अपन बात करें तो सहायक जनन अंग देखो कौन से हैं। अंडाशय हो ही गए, अंडवाहिनी, गर्भाशय, यूट्रस और वेजाइना और बाह्य जननांग। ये मादा के शरीर में सहायक जनन अंग पाए जाते हैं। और तीसरी अपन बात करें कि सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं। सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, तो सहायक ग्रंथि मादा में एक तो स्तन ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना, ब्रेस्ट ग्लैंड, और एक बेटा जी पाई जाती है कौन सी आपकी, बोलो, बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, नर में 2 ग्रंथियां पढ़ी थी अपन ने, कौन कौन सी याद है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। और काउपर्स ग्रंथि को क्या कह रहे थे अपन, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये कौन सी है, बार्थोलिन ग्रंथि है। तो मादा के शरीर में जो जनन अंग हैं उनको इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। प्राथमिक जनन अंग के रूप में अपन अंडाशय को पढ़ेंगे, सहायक जनन अंग के रूप में अपन अंडवाहिनी, गर्भाशय, वेजाइना, योनि, बाह्य जननांगों को पढ़ेंगे। और सहायक ग्रंथियों के बारे में अपन स्तन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, ओवरी की बात करेंगे, अंडाशय की बात करेंगे। तो अंडाशय के बारे में बेटा जी आप जानते ही हो कि ये प्राथमिक जनन अंग क्यों है अंडाशय, क्योंकि अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ओके, अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय द्वारा एक एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको मादा हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादा हार्मोन कहा जाता है। ये इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के द्वारा होता है। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव लड़कियों में हो जाता है, ये किशोरावस्था आने पर होता है। कल चर्चा की अपन ने, 12 से 14 वर्ष की आयु में इसका स्राव हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होते ही मादा के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं उनका नियमन होने लगता है। कौन कौन से लक्षण बताए थे मैंने आपको, आवाज पतली होने लगती है, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है, गुप्तांगों पर रोम विकसित होने लगते हैं,
और लैंगिक अंग हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होते ही ये घटनाएं होने लगती है। एक तो बताया ही नहीं मैंने आपको कि लड़कियों के अंदर 12 से 14 वर्ष की आयु के अंदर युग्मकों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। इधर तो एस्ट्रोजन का स्राव हो जाता है और उधर लड़कों के अंदर वर्षण ग्रंथि द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव हो जाता है, मतलब दोनों अब किशोरावस्था में आ गए। कौन सी अवस्था में आ गए हैं? किशोरावस्था में आ गए। और ये किशोरावस्था है ना, ये बहुत ही संघर्ष और तनाव की अवस्था होती है। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीनेजर्स कहा जाता है, लड़कियों और लड़कों दोनों को। और इस अवस्था में ये टेस्टोस्टेरोन लड़कों में और मादा में एस्ट्रोजन, इस हार्मोन का ही कमाल है कि यहाँ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसके प्रति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ाता है हार्मोन। और इससे लड़के है ना, वो तो लड़कियों को पसंद करने लगते हैं और जो लड़कियां हैं वो लड़कों को पसंद करना चालू कर देती हैं और बढ़ती है। देखो आप 10वीं 12वीं के बच्चे, आप भी करते हो, अरे इस अवस्था ही ऐसी है, इसके अंदर बच्चे सेटिंग करना चालू कर देते हैं। आकर्षण इस अवस्था के अंदर बढ़ता है, लड़कों का लड़कियों की ओर और लड़कियों का लड़कों की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। इसी अवस्था के अंदर इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया, तनाव की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था के अंदर बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे जितना ताकतवर और कोई नहीं, मेरे जितना सुंदर और कोई नहीं। ऐसे उनकी इच्छा रहती है कि बस मैं हूं और दुनिया है, मेरे पीछे ही सारी दुनिया है। ऐसा बच्चे सोचते रहते और लगभग 24 घंटे में से है ना 12-13 घंटे वो दर्पण के सामने बिताना चाहते हैं और बिताते ही अपनी शक्ल देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, बालों को इस साइड बनाते हैं उस साइड बनाते हैं। ये सारा का सारा कमाल किसका है? लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का ये स्राव होने से ऐसा होता है। तो ये विज्ञान की बात है बेटा, कोई गलती नहीं है। आकर्षण बढ़ता है तो बढ़ता ही है, इसमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, किशोरावस्था के अंदर जो आदत पड़ती है वो स्थायी आदतों का विकास होता है। उसके बाद यदि किशोरावस्था में कोई बच्चा है और उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, वो किताबों के करीब बैठा रहता है, उनको पढ़ता रहता है, फालतू की बातें नहीं करता है, तो उसकी वो आदत बन गई है और भविष्य में उसके वो काम आने वाली है, आगे जाके वो बहुत सफल होगा। और किशोरावस्था में कुछ बच्चे गाली गलौज सीख जाते हैं, तंबाकू का सेवन करना चालू कर देते हैं, तो फिर उनसे वो लत है वो छूटती नहीं है, क्योंकि स्थायी आदतों का विकास होता है और उसके बाद वो परमानेंट उनको खाते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। किताबों में ध्यान नहीं होने के कारण, किशोरावस्था में ध्यान नहीं था किताबों में, तो बाद में उनको आदत नहीं है पढ़ने की, वो आदत छूट जाए। तो कहने का मतलब कि किशोरावस्था के बच्चे हो आप सारे ही, 10वीं 12वीं 11वीं और आगे पढ़ने वाले सारे बच्चे हो आप, किशोरावस्था में हो, तो जो भी आदत डालो वो स्थायी आदत बनेगी। तो बेटा जी अच्छी आदतों का विकास करना, गलत आदतों को छोड़ते जाना। अब देखो, मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। कितने अंडाशय? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब होता है मादा के अंदर 2 अंडाशय पाए जाते हैं, एक तो दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। और इन दोनों अंडाशयों से अंडाणु का निर्माण है वो एकांतर क्रम में होता रहता है, एक बार इससे तो एक बार इससे, एक बार इससे एक बार इससे, एक बार इससे एक बार इससे। प्रत्येक महीने मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक 28वें दिन अंडाणु का निर्माण होता रहता है और अंडाणु शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कल अपन ने पढ़ लिया था, रज चक्कर कहा जाता है। तो रज चक्कर में अंडाणु का निर्माण एक बार इस अंडाशय से होता है, फिर अगले महीने ये रेस्ट करता है, फिर इस अंडाशय से होता है। इस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता रहता है। देखो कैसे अंडाणु बनता है, अंडाशय की आज अपन संरचना पढ़ेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ
ओवरी अपन पढ़ने वाले हैं आज। अंडाशय उदर गुहा में पाए जाते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है इनकी, 1 से 2 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है। महिला के अंदर अंडाशय हैं वो, ये मैं बनाऊं, ये अंडाशय उदर गुहा के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। अंडाशय उदर गुहा के साथ जुड़ा रहता है और उदर गुहा के साथ जिन तंतुओं से जुड़ता है उनको बेटा जी मीजोवेरियम तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोवेरियम तंतुओं की सहायता से अंडाशय है वो उदर गुहा से जुड़ा रहता है, याद रखो। चलो ठीक है। अंडाशय का बेटा जी ये बाहरी स्तर होता है, इस प्रकार से बनाना आपको। अंडाशय के अपन 2 भाग पढ़ने वाले हैं, 3 पढ़ लेंगे। अंडाशय का जो बाह्य भाग है उसको बेटा जी कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंडाशय का बाह्य भाग क्या कहलाता है? बाह्य आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अंडाशय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, याद रखो। चलो, आंतरिक जो भाग है, ये आंतरिक भाग अंडाशय का, चलो मैं बनाता हूं। अंडाशय का आंतरिक भाग है, इसको बेटा कहा जाता है जनन उपकला। क्या कहा जाता है? जनन उपकला, जेनाइटल एपिथीलियम। ओके। और अंडाशय का जो आंतरिक भाग है इसको कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। तो अभी अपने अंडाशय के भागों की बात की। बाह्य स्तर तो क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मध्य स्तर क्या कहलाता है? जनन उपकला। और सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये अंडाशय के कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं, याद रखोगे। चलो, इनमें से क्वेश्चन आता है बेटा कि अंडाशय का बाह्य स्तर कौन सा होता है, आंतरिक स्तर कौन सा होता है, तो दोनों बताने हैं। ठीक है। चलो, अब देखना, ये जो जनन उपकला भाग है ना, एक बात और याद रखना, देखो मैं बताऊं, नर में तो जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और शुक्र जनन की प्रक्रिया नर के अंदर तो किशोरावस्था आने पर ही प्रारंभ होती है। लेकिन महिलाओं में, लड़कियों में अंडाणु का निर्माण होने की जो प्रक्रिया, अंड जनन की प्रक्रिया है, वो भ्रूणावस्था में, जब बेटी माता के गर्भ में है उसी समय से वो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और देखो, जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले ये कोई एक मादा जर्म कोशिका है, मादा जर्म सेल है ये, और इस मादा जर्म कोशिका में समसूत्री विभाजन होकर लगातार होता रहता है, समसूत्री विभाजन। और ऐसे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 4 से 8 कोशिकाओं का ये निर्माण हो जाता है। और आपको मैं बताऊं बेटा जी, इनमें से एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करके और बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं गुणन प्रावस्था, नीचे वाली को, ये मल्टीपल फेज है गुणन प्रावस्था, ये ग्रोथ फेज है वृद्धि प्रावस्था। तो लड़कियां जब माता के गर्भ में है उसी समय गुणन प्रावस्था पूरी हो जाती है और कोशिका है, मादा जर्म कोशिका है, वो वृद्धि प्रावस्था में आकर ठहरी रहती है। ठीक है। कौन सी प्रावस्था में? वृद्धि प्रावस्था। अब वृद्धि प्रावस्था के अंदर ये कोशिका आ गई, ये कोशिका भ्रूणावस्था में वृद्धि प्रावस्था में आ जाती है और फिर किशोरावस्था आने पर, किशोरावस्था कब? 12-13 साल वर्ष बाद,
जब किशोरावस्था आएगी तो ये आगे जाके अर्धसूत्री विभाजन करेगी और उसके बाद अगुणित अंडाणुओं का इससे निर्माण होगा। एक कोशिका से एक अंडाणु का निर्माण होता है, जबकि नर में 1 से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये वृद्धि की हुई कोशिकाएं हैं मादा जन्म कोशिका, या इसको कहते हैं बेटा प्राथमिक प्राइमरी oocyte इसको कहा जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक oocyte वाली कोशिकाएं हैं, ये बेटा याद रखना इस जनन उपकला भाग में पाई जाती है। इस जनन उपकला भाग के अंदर बहुत सारी ये वृद्धि की हुई और प्राथमिक oocyte कोशिकाएं पाई जाती हैं, या इनको कहते हैं अपन कि मादा जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन से भाग में? जेनाइटल एपिथेलियम भाग में, जनन उपकला भाग में ये मादा जर्म कोशिकाएं पाई जाती। ठीक है, चलो ये कोई मादा जर्म कोशिका है और ये यहां तक आ रही है, तो ये द्विगुणित है, अभी द्विगुणित है, वृद्धि की हुई कोशिका है। तो इसने तो वृद्धि कर ली, लेकिन ये अन्य बची हुई कोशिकाएं क्या करेंगी? तो अन्य जो बची हुई कोशिकाएं हैं, ये इस ऊगोनिया के चारों ओर एक आवरण बनाते हैं। चलो अपन आवरण बनाते हैं ऊगोनिया के चारों ओर। देखना, ये आवरण बन गया है। सारी कोशिकाओं ने ऊगोनिया के चारों ओर एक आवरण बना लिया है। ये मध्य वाला जो है, इसको अपन लिख सकते हैं ऊगोनिया। ओके, और ये बाहर की जो स्तर बना है, अन्य कोशिकाओं ने ऊगोनिया के चारों ओर एक स्तर का निर्माण किया है, जिसको बेटा याद रखना कहा जाता है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? कि वृद्धि की हुई ऊगोनिया कोशिका के चारों ओर अन्य जो कोशिकाएं हैं, वो एक स्तर का निर्माण करती हैं, आवरण का निर्माण करती हैं, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। और याद रखना, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा द्वारा ही है ना एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। चलो, अब बेटा धीरे धीरे जब इसमें वृद्धि होती है और समय निकलता है, तो ये ऊगोनिया है और ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है। ये तो बेटा जी ऊगोनिया था और ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा था। इन दोनों के अंदर एक स्पेस बनता है, इन दोनों के मध्य एक गुहा का निर्माण हो जाता है। इस स्पेस को, इस केविटी को, इस गुहा को बेटा याद रखना एंट्रम गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंट्रम गुहा कहा जाता है। ठीक है, चलो एंट्रम गुहा का निर्माण हो गया है। ऊगोनिया अंदर है और बाहर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है। समझ रहे हो ना? चलो, अब ऊगोनिया मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से ऊगोनिया मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से जुड़ेगा, तो ये कुछ धागे नुमा संरचनाओं से जुड़ता है। चलो, ये कुछ धागे नुमा संरचनाओं से जुड़ता है और इन धागे नुमा संरचनाओं को याद रखना क्या कहा जाता है? डिस्कस प्रोलीजियस कहा जाता है। इन धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डिस्कस प्रोलीजियस कहा जाता है। चलो ओके बेटा जी, याद रखोगे आप। चलो, ये एंट्रम गुहा बन गई थी बीच में, कौन सी है? ये वाली, ये एंट्रम गुहा है। ठीक है, और ये डिस्कस प्रोलीजियस बन गए हैं। डिस्कस प्रोलीजियस और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और ऊगोनिया, इनको अब देखने पर ऐसा लगता है कि कोई पर्वत लटका हुआ है, कोई पहाड़ है और वो ऐसे पता नहीं, जैसे कई पहाड़ों के ऊपर देखते हैं अपन कि एक बड़ा सा पत्थर पड़ा रहता है, नीचे से थोड़ा सा टिका रहता है कंधे से, तो अपने को लगता है कि ये लटका हुआ है ऐसे। तो इस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देती है। इस पूरी संरचना को बेटा याद रखना कहा जाता है जर्म हिल। क्या कहा जाता है? जर्म हिल कहा जाता है। देखो, मैं थोड़ा इनको साफ कर देता हूं।
इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है? जर्म हिल कहा जाता है। याद रखना बेटा जी, ठीक है। चलो, अब जैसे जैसे इसमें परिपक्वन होता है, जैसे जैसे परिपक्वन होता, चलो मैं करता हूं। परिपक्वन होता है, ये बना दिया मैंने डिस्कस प्रोलिजियस भी, ये एंट्रम गुआ थी, ये जानते हो आप डिस्कस प्रोलिजियस थे। जैसे जैसे इसका परिपक्वन होता है, ऊगोनिया के चारों ओर एक आवरण का निर्माण होता है, एक स्तर का निर्माण होता है। चलो, ऊगोनिया के चारों ओर एक और स्तर का निर्माण होता है। ये ऊगोनिया के चारों ओर एक और स्तर बना है, इसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्या लिखोगे कि जैसे जैसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा में परिपक्वन होता जाता है, ऊगोनिया के चारों ओर एक आवरण का निर्माण होता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ठीक है, और परिपक्वन होता जाता है, होता रहता है। जब ये कोशिका पूरा परिपक्वन कर लेती है तो क्या पता लगेगा इसको कि हो गया है? तो ऊगोनिया के चारों ओर एक पतले पारदर्शी आवरण का और निर्माण होता है। चलो, ऊगोनिया के चारों ओर एक पतले पारदर्शी आवरण का निर्माण होता, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसे आवरण का निर्माण होता है। और इस पतले पारदर्शी आवरण को बेटा जी जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। पतले पारदर्शी आवरण को क्या कहा जाता है? जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जब जोना पेल्यूसिडा का निर्माण हो जाता है, जब जोना पेल्यूसिडा का निर्माण हो जाता है, तो ये कोशिका अपने आप में परिपक्व हो गई। क्या हो गई है? परिपक्व हो गई है। और इस परिपक्व संरचना को, इस परिपक्व ऊगोनिया और इस संरचना को ग्राफियन पुट्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुट्टक कहा जाता है। इस परिपक्व संरचना को क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुट्टक कहा जाता है। और याद रखना, ग्राफियन पुट्टक के द्वारा भी है ना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ग्राफियन पुट्टक के द्वारा भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, और ग्राफियन पुट्टक बन गया, इसका मतलब ये परिपक्व कोशिका अब बन गई है। अब इस ऊगोनिया के अंदर वो अर्धसूत्री विभाजन बताया मैंने, अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे एक अंडाणु का निर्माण होता है। कैसे होगा? देखो, ये वो एक वर्दी की हुई कोशिका थी, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होकर दो कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है फर्स्ट, और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है और चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से तीन तो निष्क्रिय पिंड रहते हैं और एक सक्रिय रहती है, इसको अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, तो इस ऊगोनिया के अंदर अब विभाजन होगा और अगुणित कोशिका का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, ये क्रिया अंडाणु का निर्माण होने वाली जो क्रिया है वो बेटा जी याद रखना कि रज चक्र ऋतुस्राव जिस दिन हुआ था उसके 14वें, 15वें और 16वें दिनों से 16वें दिनों में ये ग्राफियन पुट्टक की दीवार टूटती है। कैसे टूटती है? देखो, ये ऊगोनिया है, ऊगोनिया तो क्या अब वो अर्धसूत्री विभाजन हो गया है और अंडाणु का निर्माण हो गया है। ठीक है, और इसके चारों ओर ये ऊगोनिया जो बाहरी स्तर था ग्राफियन पुट्टक है तो ये, और ग्राफियन पुट्टक की दीवार क्या हो गई है? टूट गई है। और जब ग्राफियन पुट्टक टूटता है तो ये अंडाणु ऐसे ऐसे बाहर निकलता है। अंडाणु क्या होता है? बाहर निकलता है। ये अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। निकल गया, इसको बाहर निकाल दे अपन। चलो, जब ग्राफियन पुट्टक परिपक्व हो जाता है, रज चक्र के 14वें, 15वें और 16वें दिनों में ये ग्राफियन पुट्टक से और अंडाणु बाहर निकलेगा। ग्राफियन पुट्टक की दीवार को तोड़कर अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना, याद रखना बेटा,
ओवुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग हो गया है और अंडाणु बाहर निकल गया है। ठीक है, अब याद रखना, यदि 14वें, 15वें, 16वें दिनों के अंदर अंडोत्सर्ग हो गया है, ओवुलेशन हो गया है और अंडाणु बाहर निकल गया है, यदि लड़की की शादी हो रखी है, यदि महिला की शादी हो रखी है और उन 14वें, 15वें, 16वें दिनों के अंदर यदि मैथुन क्रिया हो जाती है और निषेचन हो जाता है, इन दिनों के अंदर निषेचन होने की 100% संभावना रहती है, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर यदि मैथुन किया है तो 14वें, 15वें और 16वें दिनों के अंदर ही अंडाणु बाहर निकलता है अंडाशय से और महिला के फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। देखो, ये अंडाशय थे, ये फेलोपियन ट्यूब बना रहा हूं मैं ऐसे एक बार। ठीक है, और ये गर्भाशय बनाया मैंने और ये योनि मार्ग बनाया। अब अंडाणु आ गया बेटा जी यहां पर, ये अंडाणु है और शुक्राणु यदि निषेचन हो गया है तो इधर से शुक्राणु आए और दोनों आपस में मिले तो युग्मनज बन गया है। यदि महिला की शादी हो रखी है और 14वें, 15वें, 16वें दिनों के अंदर निषेचन हो जाता है, यदि निषेचन हो जाता है तो ये बचा हुआ जो टूटा हुआ ग्राफीन पुटक था ना, अब ये ग्राफीन पुटक नहीं रहता है, अब ये एक ग्रंथि की तरह कार्य करता है, एक ग्लैंड की तरह कार्य करने लग जाता है और इस ग्रंथि को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पस ल्यूटियम, या हिंदी में बेटा जी इसको पीत पिंडक कहते हैं। कब? जब निषेचन हो गया है तो कार्पस ल्यूटियम एक ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है और इसके द्वारा भी आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा भी हार्मोन का स्राव लगातार होता रहता है और शिशु के विकास में यह आवश्यक होता है। लगातार ये स्राव करती रहती है, फिर यह ग्रंथि बन गई है। कब? जब निषेचन हो गया है तो यह ग्रंथि की तरह कार्य करती है। अच्छा, इसको पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम क्यों कहा जाता है? परीक्षा में कई बार सीधी परिभाषा आती है, कार्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं? तो आपको क्या लिखना है कि ग्राफीन पुटक की दीवार जब टूटती है, अंडोत्सर्ग जब होता है तो ग्राफीन पुटक की दीवार टूटने से कुछ रक्त का स्राव होता है, कुछ रक्त का स्राव होता है और रक्त स्राव के साथ साथ कुछ श्लेष्मा का भी स्राव होता है। और रक्त जब स्राव होता है तो इस रक्त के अंदर एक वर्णक पाया जाता है बेटा जी, ल्यूटीन। कौन सा वर्णक पाया जाता है? ल्यूटीन। ये ल्यूटीन वर्णक के कारण यहाँ कुछ पीले रंग के दाने दिखाई देते हैं। कैसे दाने? पीले रंग के दाने दिखाई देने लग जाते हैं। इन पीले रंग के दानों के कारण इसको पीत पिंडक या ल्यूटीन वर्णक के कारण इसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बन गया है, शिशु का विकास हो रहा है, 9 महीने तक चलता रहेगा। लेकिन यदि महिला की शादी नहीं हो रखी है या महिला ने 14वें, 15वें, 16वें दिनों के अंदर मैथुन क्रिया नहीं की है, यदि महिला की शादी नहीं हो रखी है तो कार्पस ल्यूटियम फिर कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, एक निष्क्रिय पिंड के रूप में, ऐसे एक निष्क्रिय पिंड में बदल जाएगा और इस निष्क्रिय पिंड को बेटा जी कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। ये जो एक निष्क्रिय पिंड बनता है, इस निष्क्रिय पिंड को क्या कहा जाता है? कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। और कार्पस एल्बिकेंस अब क्या करेगा? कोई कार्य इसका नहीं है। तो अगला जब ऋतुस्राव आएगा, महिला के अंदर रज चक्र की प्रक्रिया आएगी, तो ये अनिषेचित अंडाणु और ये कार्पस एल्बिकेंस ऋतुस्राव के दौरान शरीर से बाहर त्याग दिए जाए। ठीक है, इस प्रकार से महिलाओं के अंदर अंडाशय की संरचना होती है और अंडाणु का निर्माण इस प्रकार से होता है। इसके आगे देखो, अपन पढ़ रहे थे कि मादा जनन तंत्र की बात कर रहे थे अपन। तो किसकी बात कर रहे थे? मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग तो क्या था अपना?
अंडाशय, उसके बाद क्या है अंडवाहिनी, उसके बाद गर्भाशय, वेजाइना और कुछ बाह्य जननांग और सहायक ग्रंथियां। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है, बड़ा हो जाएगा वीडियो तो देख नहीं पाओगे आप, टाइम कम है आपके पास, देखते नहीं हो आप, तो अगले वीडियो में अपन मादा जनन तंत्र को पूरा कर देंगे। आज अंडाशय को याद रखना, 12वीं बोर्ड एग्जाम में पक्का आने की संभावना है। कंपटीशन एग्जामों में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं सारे के सारे ही, और 12वीं में तो पक्का ही है, कोई ना कोई प्रश्न इनमें से 1 नंबर का पक्का आएगा, नहीं तो पूरी आ सकती है कि अंडाशय की संरचना का सचित्र वर्णन करो। तो आपको इस प्रकार से पूरा समझाना। ठीक है बेटा जी, ओके, धन्यवाद।